वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में डिटेलिंग एक टॉपिक वाइज, ठीक है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे इसके सिलेबस के बारे में जो एसपीटी के द्वारा दिया गया है। उस सिलेबस को बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया गया था यूनिट वाइज, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक को भी हम उसमें डिस्कस किए थे। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे हर एक टॉपिक को और एक एक करके इसका भूमिका तैयार करेंगे और आगे लेकर के बढ़ेंगे। हम लोग कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कशन के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये एक पीपीटी है जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको ज्ञान वन टेक्निकल की तरफ से, ठीक है ना। कंप्लीट पीपीटी प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर के बाद भी आपको ये पीपीटी के फॉरवर्ड पे चला जाएगा। आप लोग को हैंड रिटेन नोट इसे तैयार करना है, ठीक। चलिए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको जानने के पहले कुछ क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। किसी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना है और मान लीजिए हम इसका मोशन करवा रहे हैं। अभी ये बॉडी चल रहा है, ठीक है। आपको इसके बारे में, या हम ही खुद चल रहे हैं, हम खुद यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। आपको मेरे मोशन के मेजरमेंट के बारे में आपको डिटेलिंग लिखना है, ठीक है ना। डिटेल में लिखना है और इस मोशन के सारे डेटा को किसी दूसरे जगह भेजना है, या उसके मान लीजिए कोई हमको मोशन करते नहीं देखा तो ऐसा क्या क्या चीज आप लिखिएगा उसमें, ऐसा क्या क्या मेजरमेंट लिखा जाए कि वो देख करके आप मेरा मोशन के बारे में स्टडी कर ले, देख करके मेरा मोशन के बारे में जानकारी ले ले, ठीक है ना। कि वो हम कैसा मोशन कर रहे थे, ठीक है। हम किस स्पीड से मोशन कर रहे थे, हम कितना दूरी तय किए हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट चले हैं, ठीक है ना। ये सब जिन चीजों का हम नाम ले रहे हैं, ठीक है। कितना दूरी चले हैं हम, कितना डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियली हम कहां से चलना स्टार्ट किए थे और कहां जाकर के फाइनली रुके हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है आपका वेलोसिटी कितना था मेरा, ठीक है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना था, हमको चलाने वाला फोर्स कौन था, हमको चलाने वाला फोर्स कौन था और कितना मैग्नीट्यूड में था वो, उसके क्वांटिटी वाइज जो कितना स्ट्रेंथ वाइज कितना लग रहा था मेरे ऊपर, किस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है ना। इन सारी बातों को जिनको हम नाम लिए मोशन के मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड साथ में इनको करवाने वाला, मोशन को करवाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोर्स, ठीक है। इन सारे पैरामीटर का स्टडी साइंस के यानी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स, ठीक है ना। उस ब्रांच का क्या नाम है, मैकेनिक्स। तो इसमें हम डील करने वाले हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बारे में, ठीक है ना। और ये सारे जितने भी टर्म है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब के सब मेजर किए जा सकते हैं। ये टर्म ऐसे बनाए गए हैं कि मेजरेबल टर्म है और ये मेजरेबल टर्म का फिजिकल क्वांटिटी के नाम से हम लोग पहले भी पढ़ते थे। जो क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसमें मोशन को मेजर करने वाले पैरामीटर्स जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में मेजरमेंट करना सीखेंगे, प्लस में उनके साथ अल्जेब्रिक ऑपरेशन, जैसे कि एक बक्सा पर 4 को फोर्स लग गया, एक बॉक्स के ऊपर 4 को फोर्स लग गया है, तो उन चारों मिल करके फाइनली उस बॉक्स को किधर ले जाएगा, वो चारों मिल करके फाइनली उस बॉक्स को किधर ले जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उन चारों का रिजल्टेंट फोर्स किधर है। चारों का रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट का नाम लिए हैं तो हम लोग इसी सब्जेक्ट में सीखेंगे कि फोर्स 4 हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाएगा, भाई उन लोग का चारों का रिजल्टेंट किधर है और कितना है, ये सब क्वांटिटी का ऑपरेशन सीखेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर में। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स आपका डिटेल में जो एसबीटी पढ़ने के लिए दिया है वो आगे हम बढ़ेंगे। आई होप आपको डिफिनेशन क्लियर हम करने में सक्षम है, क्योंकि डिफिनेशन में हम बोल चुके हैं आपको कि मोशंस के पैरामीटर के स्टडी किया जाएगा और मोशन कराने वाला पैरामीटर का भी स्टडी किया जाएगा। जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये क्लियर माइंड में बैठा लीजिएगा, कुछ भी नहीं रटना है, जो आप सोचकर समझ रहे हैं मेरे द्वारा सुन करके उसी चीज को अपने भाषा में लिखना है। बाकी हम लोग अपना भाषा तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही यहाँ,
बाकी हम लोग अपना भाषा प्रोवाइड करेंगे, बट किसी को ये माइंड में नहीं बैठाना है कि यही चीज़ रट के जाना है, ये आपके दिमाग में बोझ बन जाएगा। जितना कोशिश कीजिएगा समझ लें और उस समझा हुआ बात को अपने भाषा में एग्जाम में लिखना है, तो आपके दिमाग पर काम लोड पड़ेगा उस समय जब सेमेस्टर आप देते रहिएगा, नहीं तो रटते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। रटा हुआ चीज़ सब एग्जाम के टाइम भूल जाता है आदमी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस डिफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं, लिखा हुआ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। कुछ फॉर्मेट हम लिखा हुआ देंगे और कुछ डिफिनेशन के और तरीके बताते हैं, कुछ डिफिनेशन के और तरीके भी बताते हैं, ठीक है। जो कुछ डिफिनेशन के और तरीके भी बताते, कुछ दिक्कत है सर? पेन लीजिए ना, पेन बताते हैं। जो याद रखा कीजिए कि उसको लिखना है अपने तरफ से। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ डिफिनेशन, मैकेनिक्स इज द ब्रांच, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस, ठीक है ना। साइंस के ही अंदर में आता है फिजिक्स। फिजिक्स साइंस एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा साइंस एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैकेनिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो, ठीक है। तो ये फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है ना। साइंस में फिजिक्स है और फिजिक्स के अंदर का ये ब्रांच है जिसको मैकेनिक्स हम लोग बोलते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर में? इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ एनी बॉडी, स्टेट ऑफ एनी बॉडी, याद रखिएगा ये वर्ड यूज कर रहा है, स्टेट ऑफ एनी बॉडी। हम तो ये वर्ड यूज किए नहीं पहले, स्टेट ऑफ एनी बॉडी। हम बोले आपको क्या कि किसी बॉडी के मोशन के पैरामीटर जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उस पर लगने वाला फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पे स्टेट ऑफ एनी बॉडी क्यों यूज कर रहा है? स्टेट का मतलब होता है बॉडी की अवस्था, ठीक है ना। स्टेट ऑफ एनी बॉडी का मतलब होता है बॉडी की अवस्था, और बॉडी का अवस्था बताता है उसका वेलोसिटी, बॉडी की अवस्था बताता है उसका वेलोसिटी। उसके वेलोसिटी बताना ही कहलाता है कि बॉडी की अवस्था बताना कि वो रेस्ट में है। अगर आप बताएं कि जीरो वेलोसिटी है तो आप इनडायरेक्टली उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो रुका हुआ है। आप बता रहे हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो आप ये बता रहे हैं कि वो बॉडी मोशन में है, रुका हुआ नहीं है। इनडायरेक्टली आप उसका अवस्था को बता रहे हैं। मतलब कंप्लीटली ये साइंस में लोग वेलोसिटी को ही अवस्था के रूप में देखते हैं। वेलोसिटी बताना मतलब उसका स्टेट को बताना, अवस्था को बताना, किस कंडीशन में है, रुका हुआ है कि चल रहा है। तो इसका स्टडी करते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड के एप्लीकेशन के अंडर में बॉडी किस अवस्था में है, रुका हुआ है। बहुत सारी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड लगता है फिर भी वो रुका हुआ रहता है। जैसे कि हम इस बोर्ड पर अगर फोर्स लगाते हैं, हम अगर इस बोर्ड पर फोर्स लगाते हैं तो ये बोर्ड चलने नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दिए लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, तो फोर्स लगते हुए उसकी अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर हो सकता है कि ये बोर्ड चलने भी लगे, अगर कस के धकेले इधर से तो ये चलने भी लगे, तो उस समय भी हम इसकी अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को लगाते हुए। तो वो कहलाता है आपका, ये सब स्टडी कहलाता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सब आता है किसके अंदर में? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, इसका डिफिनेशन जितना समझ में आया उस हिसाब से आप खुद से भी लिख लीजिएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि मोशन के पैरामीटर्स के स्टडी जिन ब्रांच के अंदर में हम करते हैं, फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर में किसी बॉडी के मोशन के पैरामीटर का स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं या सिंपल मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बॉडी के बारे में कि भाई अगर किसी बॉडी के मोशन की अवस्था का स्टडी करना है, किसी बॉडी के मोशन की अवस्था का स्टडी करना है, तो पहले जानेंगे कि बॉडी कितने तरह के होते हैं और कौन सा बॉडी हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रहने वाला है, ठीक है ना। तो जब बॉडी के मोशन की अवस्था का स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉडी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रहने वाला है और कितने तरह के पहले बॉडी होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो एक एक बॉडी करके हम लोग देखेंगे। बॉडी होता है आपका, बॉडी को जनरली क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, सॉलिड बॉडी एंड आपका फ्लूइड बॉडी, ठीक है। सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी, 2 तरह के बॉडी होते हैं। आंख उठाकर देख लीजिएगा, दुनिया में 2 ही तरह के आपको मटेरियल मिलेंगे, या तो सॉलिड रहेंगे या तो फ्लूइड रहेंगे। फ्लूइड मतलब जो बहता हुआ रहेगा, ठीक है ना। फ्लूइड मतलब आगे डिफिनेशन बताएंगे फ्लूइड क्या होता है, लेकिन फ्लूइड मतलब जो बहता हुआ रहेगा फ्लूइड। 2 पार्ट में बॉडी को जनरली बांटा गया है, सॉलिड बॉडी एंड आपका फ्लूइड बॉडी। अब ये फिर से सॉलिड बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहीं से आपको मिलने वाला है कि किस बॉडी को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी के बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। ये माइंड में बैठे रहिएगा, क्योंकि हर बॉडी का स्टडी करने के लिए एक अलग मैकेनिक्स डिफाइंड है और वो मैकेनिक्स आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें से किसी एक स्पेशल बॉडी के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो पहले बॉडी को देखते हैं। सॉलिड बॉडी में
फिर से इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। अब इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आपका सॉलिड बॉडी है, ठीक है, आपका सॉलिड बॉडी, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये बह नहीं रहा है, इसके मटेरियल आपस में कनेक्टेड है, जैसे बोतल है तो इसके सब मटेरियल आपस में कनेक्टेड है, इसके मटेरियल, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसको छोड़ करके भाग नहीं रहा है, ठीक है ना, फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये कहलाता है आपका सॉलिड बॉडी। अब ये सॉलिड बॉडी पर अगर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, इस सॉलिड बॉडी पर अगर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं और ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्म मतलब अपना शेप बदल लेता है, डिफॉर्म मतलब इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस दबाव के वजह से कम रहा है, फोर्स लगाने के बाद क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ऐसा बॉडी जिसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी अगर एक्सटर्नल लोड लगाने से बदल जाता है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रहा रिजिड बॉडी, क्या होता है, ये दोनों के दोनों सॉलिड बॉडी है, हम अभी आपको दिखाएं जो डिफॉर्मेबल बॉडी था, ऐसा डिफॉर्मेबल दुनिया में, याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसको पर एक्सटर्नल लोड लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो। सारे के सारे जितने सॉलिड बॉडी होते हैं हमारे, प्रैक्टिकली जितने पाए जाते हैं, सब के सब डिफॉर्मेबल होते हैं, सब कुछ ना कुछ डिफॉर्म होता है। ये पेन दिखने में आपको हार्ड लग रहा है छुइएगा तो इसको, लेकिन इस पर भी एक्सेस प्रेशर लगाया जाए, एक्सेस फोर्स लगाया तो ये भी डिफॉर्म होता है, ठीक है ना। आइडियल रूप से कोई भी ऐसा दुनिया में बॉडी नहीं पाया जाता जो डिफॉर्म ना हो, हर सॉलिड बॉडी डिफॉर्म होते हैं, डिफॉर्मेबल होते हैं। तो फिर ये रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी का ऐसा पार्ट, सॉलिड बॉडी का ऐसा ए पड़ाव है रिजिड बॉडी, जिसमें कोई भी दो मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल आपका बी है, और इस पर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इस पर आप बाहर से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, F1 और F1 दोनों तरफ से फोर्स लगा दिए बराबर बराबर, ताकि बॉडी दबे यहीं पर, भागे नहीं किसी तरफ, ताकि बॉडी दबे यहीं पर, किसी तरफ भागे नहीं, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के पहले इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का दूरी x है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के पहले इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का दूरी x है, और बाद में भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दी उसके बाद भी इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का दूरी x ही रहता है, तो इस तरह के बॉडी को बोला जाता है आपका रिजिड बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोला जाता है, रिजिड बॉडी। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ समय के लिए रिजिड बॉडी, इस पर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी नहीं बदलता है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी दो पार्ट में बट गया आगे, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिस बॉडी के ऊपर मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में याद रखिएगा, जिस बॉडी के ऊपर मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बॉडी हमारा रहेगा रिजिड बॉडी। वो बॉडी हमारा कैसा रहेगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब पत्थर टाइप का बॉडी, थोड़ा इधर से ही फोर्स लगा लीजिए उसके मॉलिक्यूल और नहीं पचकेगा नहीं, एकदम हार्ड रहेगा, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम रिजिड है। उसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बदलेगा नहीं, टोटली एकदम कठोर टाइप का रहेगा, हार्ड टाइप का रहेगा। और इसी तरह के बॉडी का स्टडी हम लोग करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने फोर्स लगेंगे, जितने मोशन होंगे, जितने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सबका कैलकुलेशन कैसा बॉडी पर होगा, आपका रिजिड बॉडी पर होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी पर नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक फोर्स लगाएं और बॉडी एल लेंथ का था, फोर्स लगाते बॉडी एल लेंथ 10 मीटर का था और फोर्स लगाते बॉडी 50 करके 8 मीटर का हो गया। ऐसा बॉडी पर स्टडी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। हाँ, इस तरह का बॉडी का स्टडी करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम नाम के एक चैप्टर है, सोम नाम का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड बॉडी के तरफ। फ्लूइड बॉडी के तरफ बढ़ते हैं। फ्लूइड बॉडी में बहने वाला बॉडी होता है, ठीक है ना। फ्लूइड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। जैसे पहला हो गया आपका गैस बह सकता है, ठीक है ना। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और ये किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर फ्लो होने लगता है। इस तरह के बॉडी को बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में दो तरह के बॉडी है, एक गैस है आपके और एक है आपका फ्लूइड लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, इस तरह की बॉडी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फ्लूइड बॉडी, जिसको में हम लोग गैस है। गैस ऐसा बॉडी होता है जो कॉम्प्रेसिबल होता है, इसलिए इसको कॉम्प्रेसिबल बॉडी ही बोलते हैं। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि 2 लीटर गैस,
ठीक है ना। 5 लीटर के सिलेंडर में भरिएगा तो 5 लीटर में पूरा फैल जाएगा। 5 लीटर का मान लीजिए सिलेंडर है, आप 1 ही लीटर उसमें भरिएगा तो पूरा 1 लीटर जा करके नीचे तो नहीं बैठ जाएगा, पूरे 5 लीटर के सिलेंडर में क्या होगा, फैला रहेगा। अब अगर आप और उसमें 4 लीटर ऐड करते हैं गैस, तो सब उसी में जाकर के कंप्रेस हो जाएगा, सब उसी में जाकर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि गैस को हम लोग एक छोटा सा कंटेनर में जबरदस्ती कंप्रेस करके भर सकते हैं, यानी कि वो अपना गैस अपना आकार को चेंज कर लेता है कंप्रेस होकर के। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल बॉडी। इन लिक्विड होता है इनकंप्रेसिबल बॉडी, लिक्विड जैसे पानी। कभी आप देखिएगा कि मान लीजिए कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसको ऊपर से प्लेट रख करके और दबाने का कोशिश करिएगा, जल्दी प्लेट को दबने नहीं देगा। या आप तालाब वगैरह में भी जाइए और तालाब वगैरह में बड़ा सा पटरा, बड़ा सा लकड़ी का गुटका रख लीजिए, पटरा वगैरह चौड़ा सा, और उस पर दबाने का उसको कोशिश करिए, वो आपको दबने नहीं देगा, क्योंकि लिक्विड होता है इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होगा। तो फ्लूइड में 2 बॉडी आते हैं, गैस एंड लिक्विड। लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल होने की वजह से इस पर बहुत सारे हाइड्रोलिक मशीन वगैरह बने हुए हैं। ठीक है ना, हाइड्रोलिक मशीन वगैरह बने हुए हैं, इस पर कितना भी आप भार दे दीजिए, फ्लूइड लिक्विड जो है दबता ही नहीं है, इसीलिए इस बॉडी को बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। इसको आपको महसूस करना है, इसको आपको महसूस करना है तो ये भी कर सकते हैं कि इस बोतल में पानी भर लीजिए पूरा। ठीक है ना, इस बोतल में पूरा पानी भर लीजिए और याद रखिएगा इसका ढक्कन ऐसा बंद होना चाहिए कि ये जरा सा भी लीक ना हो। ठीक है, उसके बाद इसको दबा करके देखिए, अभी भी इसमें गैस भरा हुआ है, अभी भी देखिए अभी इसमें गैस भरा हुआ है, लेकिन गैस कंप्रेसिबल बॉडी है तो ज्यादा दबाइएगा तो ये दबने देगा। लेकिन इसके गैस के जगह पर अगर पानी इसमें भरते हैं और लीकेज नहीं होना चाहिए और कितनों भी दबाते रहिए दबने नहीं देगा आपको, है ना। हम लोग बचपन में खेला करते थे, बोतल में पानी भर करके पूरा और पूरा ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते थे और उस पर चढ़ जाते थे या साइकिल पार कर देते थे, वो नहीं दबता था। कभी कभी हम लोग तो ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया करते थे, ठीक है ना, तो भी ट्रैक्टर ऊपर चढ़ के पार हो जाता था, बोतल सही को सही रह जाता था। क्यों? क्योंकि अंदर का लिक्विड जो पानी है वो इनकंप्रेसिबल है, दबता नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब चलिए बताते हैं थोड़ा सा कि एक फ्लूइड बॉडी के बारे में कहाँ स्टडी करेंगे। फ्लूइड बॉडी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में फ्लूइड बॉडी के बारे में पढ़ा जाएगा कि फ्लूइड का मोशन कैसे हो रहा है, फ्लूइड पर फोर्स कौन कौन लग रहे हैं। ठीक है, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बता रहे हैं यहाँ पर आपका कि एक लिखा हुआ भी है आपका कि इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि आपके अगले सेमेस्टर में, आगे ऊपर के अपर के सब्जेक्ट सेमेस्टर में आएंगे। और गैसेस के बारे में जो स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर में, उसका अलग से एक रियोलॉजी एक टॉपिक है। रियोलॉजी एक टॉपिक है। रियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में गैस के मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। गैस के मोशंस के बारे में जितने भी फोर्स उस पर आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके मोशन जैसे जैसे हो रहे हैं, सबके स्टडी जिस हम लोग टॉपिक के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं रियोलॉजी। और लिक्विड के मोशन के बारे में जितना स्टडी करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स, उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी, कितने टाइप का मोशन करता है, ये सब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिक्स लिखा हुआ भी है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल, जो सोम और मोम के नाम से आता है आपका। ठीक है ना, सिविल इंजीनियर वालों को सोम के नाम से आता है और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से मैकेनिकल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। एक ही सब्जेक्ट है सब, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कह लीजिए उसको, एक ही सब्जेक्ट है जो अलग अलग नाम से पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो लिखा हुआ भी है कि रिजिड बॉडी के लिए पढ़ेंगे। और रिजिड बॉडी कौन होता है, अब आपको केवल याद रखना है रिजिड बॉडी। क्या याद रखना है? रिजिड बॉडी। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है हमारे पास जिसको हमें बाहर से कितना भी थप्पड़ मार ले, फोर्स लगा ले, ये इसके अंदर में डिफॉर्मेशन नहीं होता, इसके अंदर में मॉलिक्यूल अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। बाहर से आप कितने फोर्स लगा लीजिए, ये जिधर भी जाएगा जैसा है वैसा ही जाएगा, तो पचका उचका करके नहीं जाएगा, थकचा करके नहीं जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं कभी। ठीक है, इस तरह के बॉडी का मोशन हम लोग इस तरह के बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे हम लोग किसके अंदर में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है।